नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक इंश्योर्ड की फ़ाइट स्टोरी साझा कर रहा हूँ और जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम और विद आरसी कैंसिलेशन के संबंध में है। और ये जो आपको क्लेम केस बता रहा हूँ, ये एक ये गाड़ी एक एक फ़ौजी जो इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं, उनकी गाड़ी है। और वो उनकी पोस्टिंग कश्मीर में, श्रीनगर के कहीं आसपास रिमोट एरिया में किसी दुर्गम एरिया में है और देश सेवा में है। वैसे देश सेवा या के लिए तो कोई भी आदमी जो अपना काम सही निष्ठा से, सही तरीके से, सही नियमों से कर रहा है, वो देश सेवा ही कर रहा है। वो फौजी भी हो सकता है और एक सामान्य सिविलियन भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो खैर ये तो फौजी साहब जो जिनकी इनके पास हुंडई वेन्यू गाड़ी थी जो 2021 में इन्होंने खरीदी थी। और जो फौजी लोग होते हैं उनको सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है। सीएसडी से आप ये ग्रोसरी या और घरेलू संबंधित जो सामान तो मिलता ही है, सीएसडी से इनको गाड़ी मिलने की फैसिलिटी भी मिलती है। और ये गाड़ी को, जैसा मुझे पता चला, 8 साल में एक गाड़ी ले सकते हैं, यानी एक लेने के बाद नेक्स्ट 8 साल बाद दूसरी गाड़ी अगर नई लेनी है तो 8 साल बाद लेंगे। तो ये सीएसडी से लेने में कुछ टैक्सेस और कुछ सरकार छूट देती है। तो चूंकि ये फौज में मुश्किल परिस्थितियों में देश सेवा करते हैं, तो इस वजह से सरकार डिफेंस के लोगों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और ये जो भारतीय सेना है, थल सेना, आर्मी, इंडियन एयर फोर्स या और बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनको सीएसडी फैसिलिटी देती है सरकार। तो ये जो मिस्टर, ये किस डेजिग्नेशन पे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हिमाचल के रहने वाले हैं, हिमाचल में कांगड़ा के पास के। और इनकी गाड़ी वहीं कांगड़ा में अ, मार्च 29 मार्च 2025 को एक्सीडेंट हुई। और ये इस गाड़ी का बीमा एक एक जो निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उससे बीमा था। इस गाड़ी की आईडीवी 4,08,200 रुपये थी। इस पे जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज था। और गाड़ी ठीक थी, कभी कोई ऐसा ठीक चल रही थी। तो ये पॉलिसी पीरियड में दिनांक 29/3/2025 को एक हिल एरिया पे गाड़ी कुछ फिसल गई, कोई जानवर सामने आया जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ और ये ऊंचाई से नीचे गिरी, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो बॉडी है उसमें काफ़ी लॉस हुआ। और फिर ये गाड़ी को एक हुंडई, वहीं कांगड़ा में, हिमाचल में, एक हुंडई डीलर वर्कशॉप पर लेकर गए। और उस डीलर वर्कशॉप ने जो गाड़ी की आईडीवी उससे भी ज़्यादा का एक रिपेयर एस्टिमेट बनाया और बीमा कंपनी को क्लेम की सूचना दी गई। बीमा कंपनी को क्लेम की सूचना 3 अप्रैल 2025 को दी गई। और इसी दिन बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर साहब को इस क्लेम में अपॉइंट किया। और फिर सब धीरे धीरे समय बीता और बीमा कंपनी, सर्वेयर साहब तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, बीमा कंपनी के जो संबंधित मैनेजर थे वो इसके उस क्लेम में इन्वॉल्व थे। और इनकी तरफ से जो ये, चूंकि ये तो कश्मीर में पोस्टेड है, तो इनके रिलेटिव इस क्लेम को वहाँ कांगड़ा में जो रहते थे वही डील कर रहे थे। तो बीमा कंपनी ने फाइनली ये क्लेम को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम बताया। और इसको जो टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने का तरीका बताया, उन्होंने बताया कि साहब सर, एक हमने इस क्लेम में एक इंडिपेंडेंट अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट किए थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पे हम इसको सीटीएल बेसिस पे इस क्लेम को सेटल कर रहे हैं। और इसमें गाड़ी को विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या विद रजिस्ट्रेशन बेचने के लिए कहा गया। तो ये तरीका
गलत था। अगर टोटल लॉस क्लेम, अगर सीटीएल क्लेम है तो वो टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होना चाहिए, और उसमें रैक सीटीएल या टोटल लॉस ये टाइप ऑफ क्लेम है, और क्लेम सेटलमेंट का बेसिस टोटल लॉस है। बहुत से लोग इंश्योरेंस एम्प्लॉय या सर्वेयर कई बार इंश्योर्ड को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये तो सीटीएल बेसिस है। सीटीएल एक टाइप ऑफ क्लेम है जहां 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च, उस क्लेम को सीटीएल क्लेम कहते हैं, और जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। सीटीएल या टीएल दोनों के लिए जो रैक वैल्यू, जो दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त गाड़ी है, उसको, उसके लिए जो उसको बेचकर पैसा प्राप्त हो उसके लिए रैक वैल्यू शब्द लिखा हुआ है। और रैक वैल्यू जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड को पेमेंट करना है उस रैक वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए बताया हुआ है। तो यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका कहना था कि साहब ये गाड़ी, जो इंडिपेंडेंट अप्रूव्ड सर्वेयर साहब हैं, उनकी उन्होंने सीटीएल क्लेम इसको डिक्लेयर किया, सीटीएल बेसिस पे सेटल करने के लिए कहा है। तो 4,08,200 आईडीवी है, 2,95,000 रुपये की विद रजिस्ट्रेशन ये गाड़ी एक स्पेसिफिक कबाड़ी आपसे लेगा और वही आपको ये पैसे दे देगा। 1,000 रुपये एक्सेस है। तो बीमा कंपनी की इस तरीके से सीटीएल क्लेम में बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी 1,12,200 रुपये है। तो साहब ये जो है, ये ऐसा नहीं चाहते थे, और इन्होंने ये आरसी कैंसिलेशन के साथ चाहते थे। तो जो जो फौजी हैं उन्होंने जब पता किया, ये पता चला, तो चूंकि ये गाड़ी अगर टोटल लॉस हो उससे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि ये गाड़ी टोटल लॉस बेसिस पे सेटल हो रही है, लेकिन जिस तरीके से हो रही थी विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इस गाड़ी को बेचकर क्लेम सेटलमेंट करने के लिए कहा जा रहा था टोटल लॉस, तो उससे वो सहमत नहीं थे। क्योंकि उनका कहना था कि अगर टोटल लॉस गाड़ी होगी तो आरसी कैंसिलेशन सर्टिफिकेट वो अपने डिपार्टमेंट में, डिफेंस में देंगे, तब उनको एक सीएसडी ऑप्शन से गाड़ी, एक नई गाड़ी खरीदने का दोबारा अवसर मिलेगा। अगर वो आरसी कैंसिलेशन के साथ नहीं सेटल करेंगे, आरसी कैंसिलेशन की कॉपी नहीं इस गाड़ी के लिए अपने डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, तो जो उनका 8 साल का समय, वो फिर 8 साल बाद ही नई गाड़ी लेने के लिए ये एलिजिबल होंगे सीएसडी कैंटीन से। तो साहब ये इनके लिए एक ये भी मुश्किल थी। और जो अगर ये ना भी हो तब भी ये गलत तरीका है कि साहब ये किसी अनजान कबाड़ी को अपनी गाड़ी दे दें और उसके एफिडेविट के बेसिस पे, तो उसके एफिडेविट की तो कोई वैल्यू नहीं है। गाड़ी के लिए तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही, जो ओनर है वही रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी की वैल्यू है। और ये जानते भी नहीं गाड़ी किसको दे रहे हैं, कल के दिन वो उस गाड़ी का क्या मिसयूज कर दे, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दे, तो उसकी तो बीमा कंपनी गारंटी भी नहीं ले रही। तो जो इनके रिलेटिव थे उन्होंने इसी वीक जो मंडे गया है उसमें मुझे यूट्यूब के माध्यम से मुझसे संपर्क किया। मेरी मेल आईडी पर उन्होंने मेल की, फिर मैंने मेल करके अपनी कांटेक्ट डिटेल्स उनको दी, फिर टेलीफोन पे और व्हाट्सएप पे हमारी बीच बातचीत हुई। तो मैंने उनको बताया कि ये आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, और आप इसके लिए सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मांगिए, और सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मांगिए और प्रॉपर तरीके से इसकी शिकायत कीजिए, हायर ऑफिशियल्स को कीजिए, और पुलिस महकमे को भी कीजिए। आप गूगल से आप डीजीपी, जो हिमाचल के डीजीपी हैं, आप उनकी आईडी ढूंढ सकते हैं, या और जो आपके संबंधित जिला है तो वहाँ की पुलिस की आईडी, आप उसके लिए कंप्लेन कीजिए और आप सर्वे रिपोर्ट मांगिए। और जो भी कम्युनिकेशन करना है वो राइटिंग में कीजिए। तो ये अभी तक जो कम्युनिकेशन कर रहे थे ये टेलीफोनिकली कर रहे थे, और तो मैंने इनको बहुत सारे इस किस्म के क्लेम केसेस के जो ईमेल कन्वर्सेशन या इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मैं दे सकता था वो मैंने इनको साझा किया। और मैंने कहा अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप ये कर सकते, वैसे मैं प्रोफेशनली भी मदद करता हूँ, तो मैंने कहा अगर आप इन मैसेजेस और इस सही तरीके से सही जगह पे शिकायत करेंगे तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। और जो ये बीमा कंपनी थी, मैंने इसी की इनको साइट, वेबसाइट का जो स्क्रीनशॉट दिए,
और वो राइट अप दिया। ये एक जो प्राइवेट क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, इनकी वेबसाइट पे ही जो टोटल लॉस क्लेम के लिए जो एलिजिबिलिटी लिखी थी, वो लिखा था कि अगर 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है तो वो गाड़ी टोटल लॉस होगी, सीटीएल होगी, और टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होगी, और आरसी कैंसिलेशन के साथ सेटल होनी चाहिए, ऐसा इनकी वेबसाइट पे लिखा था। तो मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट अंडरलाइन करके लाल निशान सा उतना मार्क करके वो इनको शेयर किया, वो उसका लिंक शेयर किया, और कहा इसको बेसिस रख के आप शिकायत कीजिए और सर्वे रिपोर्ट मांगिए। और भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दी, इवन जो क्या किस तरीके से होता है वो मैंने इनको शेयर किया, जितना मेरे पास इससे संबंधित मटेरियल था वो मैंने इनको शेयर किया। खैर इन्होंने स्टडी की, जाना, और भी इन्होंने जो मटेरियल इनको मिला तो इन्होंने उसको जाना समझा और सर्वे रिपोर्ट लेने के लिए इन्होंने कोशिश की। लेकिन शुरू में अक्सर सर्वेयर या बीमा कंपनी एकदम से रिपोर्ट नहीं देती है, तो बीच में भी हमारा कम्युनिकेशन हुआ व्हाट्सएप पे, तो मैंने इनको कहा अब बार बार कम्युनिकेशन कीजिए, और मैंने इनको कहा कि आप पुलिस में भी शिकायत कीजिए। तो खैर इन्होंने पुलिस में तो शिकायत नहीं की, पुलिस महकमे में, लेकिन बीमा कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को इस विषय में शिकायत की, और वो स्क्रीनशॉट रखे, और ये इन्होंने इस चीज़ को समझा कि रैक 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 का मतलब क्या है, और 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा होने पे गाड़ी का जो सेटलमेंट है सीटीएल क्लेम है, और जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। और इनकी वेबसाइट को भी इन्होंने जाना समझा, और फिर प्रॉपर तरीके से बीमा कंपनी को शिकायत की। बीमा कंपनी से मैंने भी, सब मुझे लिखने की आदत है, तो मैं जिन लोगों को मैसेज व्हाट्सएप पे लिख कर शेयर करता हूँ, तो इसके बारे में मैंने लिखा और बताया कि एक कितना मुश्किल में कोई आदमी है और जिसके साथ अन्याय हो रहा है, और ख़ास तौर से जो बीमा कंपनी जिस जो आधार रख रही है वो अप्रूव सर्वेयर की, एक इंडिपेंडेंट अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट के आधार पे ऐसा लिख रही है, जो कि एक गलत तरीका, क्लेम सेटलमेंट का इलीगल तरीका था। तो देश सेवा या देशभक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि सेना में ही हो। एक आम आदमी अगर अपना जीवन सही तरीके से, सही नियमों पे, किसी के साथ छल कपट करके नहीं जी रहा है, और अपना जो ज़िम्मेदारी है उनका निर्वहन नियम अनुसार कर रहा है, तो वो देश सेवा और देशभक्ति है। तो वो कोई भी कर सकता है, वो हम भी कर सकते हैं, कोई अप्रूव सर्वेयर भी कर सकता है, किसी भी प्रोफ़ेशन का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो यहाँ जो है इनके साथ, लेकिन इस क्लेम में मुझे लगता है ऐसा नहीं हो रहा था। और तो फिर इन्होंने जो शिकायतें की सही तरीके से की, जो इनके रिलेटिव थे उन्होंने, और तो फिर बीमा कंपनी से इनको सर्वे रिपोर्ट कॉपी मिली, और मिली तो मुश्किल से 2-3 दिन लगे, लेकिन मिल गई, मिल जाती है। जब किसी का भी क्लेम हो तो वो कोशिश करे तो सर्वे रिपोर्ट बीमा कंप सर्वेयर नॉर्मली नहीं देते, लेकिन बीमा कंपनी मोस्टली दे देती है। थोड़ा सा समय लगता है, तो आप बार बार शिकायत कीजिए, यही मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप बार बार कोशिश कीजिए, मिलेगी। तो खैर वो इनको रिपोर्ट मिली, इन्होंने वो रिपोर्ट मुझको भी साझा की। तो वो रिपोर्ट वाकई में अजीब सी थी। उसमें जैसे प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए वो नहीं थी, वो बीमा कंपनी के सॉफ्टवेयर पे बनी हुई थी, और वो रिपोर्ट बहुत हाल फिलहाल की थी। और उस रिपोर्ट में जो क्लेम सेट उसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम बताया था, और जो टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने के लिए जो रैक वैल्यू लिखी थी, वो विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2,95,000 लिखी थी, जो 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 गलत था। और नेट लाइबिलिटी 1,12,200 बीमा कंपनी की निर्धारित की थी, और इसी के लिए रिकमेंडेशन की थी जो सर्वे रिपोर्ट थी। तो साहब, लेकिन जो इंश्योर्ड के रिलेटिव हैं वो इस रिपोर्ट मिलने के बाद उन्होंने अपनी शिकायत का दायरा और बढ़ाया, और ज़्यादा शिकायत की। तो फाइनली आज उनका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उन्होंने अपनी शिकायत को शेयर किया, और जो रिज़ल्ट आया वो भी शेयर किया। फाइनली बीमा कंपनी एग्री हो गई है, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी धन्यवाद दिया, व्हाट्सएप पे भी मुझे धन्यवाद दिया। तो मुझे भी खुशी है कि मैं या मेरा ज्ञान थोड़ा उनके कुछ काम आया, या मेरी भी छोटी-सी भूमिका रही इसमें। और फाइनली बीमा कंपनी ने आरसी कैंसिलेशन के साथ क्लेम
सेटल करने के लिए माना। अब बीमा कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया है कि 4,08,200 आईडीवी है, 1,65,000 रुपये इसकी रैक वैल्यू आरसी कैंसिलेशन के साथ है, यानी आरसी कैंसिलेशन के साथ है तो ये रैक वैल्यू है, और 1,000 एक्सिस क्लोज है। तो बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी है 2,42,200, और 1,65,000 वो जो कबाड़ी है वो 1,65,000 वो दे देगा। तो ये जो तरीका है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम में और टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जा रहा है, जो अब तरीका है वो सही है। इससे इंश्योर्ड को कोई ये जो गाड़ी इनकी है जो डैमेज गाड़ी है, जो रैक है रैकेज है, उसका डिस्पोजल सही तरीके से हो रहा है। और इंश्योर्ड को तब भी 4,08,000 ही 200 मिलने थे, और अब भी 4,08,200 मिलने, लेकिन अब उसके लिए उस गाड़ी का मिसयूज होने का, कल के दिन कोई मिसयूज होगा या कोई क्रिमिनल एक्ट में वो इन्वॉल्व हो गई तो उसकी कोई जिम्मेदारी इंश्योर्ड की नहीं होगी। दूसरा, कोई भविष्य में कोई भावी ग्राहक भी उस गाड़ी को कोई ठीक करके और उल्टा सीधा बताकर बेचेगा तो कोई संभावित जो ग्राहक है उसके साथ भी धोखाधड़ी नहीं होगी। और इनको चूंकि ये फौजी हैं और ये आरसी कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट अपने महकमे में देंगे तो इनको भी नई गाड़ी सीएसडी से खरीदने का अवसर मिलेगा, तो इनके लिए ये भी एक पॉइंट है। और सबसे मेन चीज़ है कि ये एक सही प्रोसेस है। तो यहाँ ये इंश्योर्ड के रिलेटिव कहिए या इंश्योर्ड ने सही तरीके से फाइट की और अपना वाजिब क्लेम हक लिया। तो मुझे तो बहुत खुशी है। और खैर, कुछ कंपनी ऐसी भी हैं कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग लेबल है कि कौन सी कंपनी किस लेबल पे मान जाए। क्योंकि मैं इस किस्म की बहुत सारे केसेस डील करता हूँ इंश्योर्ड के लिए, कंसल्टेंसी के लिए या उनके लिए मैं काफ़ी उनसे जुड़ा होता हूँ। तो कुछ कंपनी तो ये जैसे मान गई, ये एक सप्ताह में ये हो गया, जिन्हें मानना होता है वो एक सप्ताह में या 7 8 10 दिन में ये हो जाता है। और जिन्हें नहीं मानना वो आखिर तक नहीं मानेंगे। एक दो प्राइवेट कंपनी ऐसी भी हैं जो कभी भी नहीं मानेंगी, सिर्फ जब तक कोई उनके ऊपर न्यायिक एजेंसी उन्हें आदेश ना दे। जैसे बीमा लोकपाल या कंज्यूमर कोर्ट, वो खुले आम इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप आईआरडीआई में शिकायत कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कर सकते हैं, जहां चाहे वहां शिकायत कर सकते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होंगी। उन्हें कोई डर नहीं है। तो वहाँ अगर वो कंपनियां हैं तो फिर आपको बीमा लोकपाल या कंज्यूमर कोर्ट या किसी तरीके के कोर्ट में जाना होगा। अगर कभी भी कोई आदमी मुझसे इस किस्म के क्लेम के बारे में पूछता है या किसी भी डिस्प्यूट के बारे में, तो जो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि बीमा कंपनी कौन सी है। अलग अलग बीमा कंपनी का अलग अलग क्लेम डिस्प्यूट को डील करने का स्टैंडर्ड और तरीका अलग अलग है। लेकिन कोई सी भी कंपनी हो, आप सही तरीके से और राइटिंग में कम्युनिकेशन करके शिकायत कीजिए। बहुत से लोग मुझे ईमेल करते हैं, फिर बात होती है, मैं पूछता हूँ आपने कोई शिकायत की, तो एक भी शिकायत नहीं की होती, या सही जगह पे शिकायत नहीं की होती, या सही से शिकायत ही नहीं की होती। रिक्वेस्ट की होगी, रिक्वेस्ट और शिकायत करने में फ़र्क होता है। आप शुरू में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो रही या नियमों के विरुद्ध आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको ग्रेवियंस या शिकायत जो भी आप ठीक समझें वो लिखनी चाहिए। बीमा कंपनी का ग्रेवियंस एक सिस्टम होता है, आप ग्रेवियंस चीफ ग्रेवियंस ऑफिसर को आप कंप्लेन कीजिए। बीमा कंपनी की साइट पे ग्रेवियंस प्रोसेस पूरा लिखा होता है या उसकी डिटेल होती है कि क्या आईडी में आप लिख के जो सी भाषा आती है, हिंदी, इंग्लिश या और जो भी रीजनल लैंग्वेज, आप उस भाषा में शिकायत कीजिए। भाषा कोई और भी ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आप प्लेन पेपर पे लिख के मेल से अटैच करके कीजिए या बाय पोस्ट कीजिए, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन कीजिए। ज़बानी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। और दूसरा, ये जो सर्वेयर साहब थे, इनकी रिपोर्ट बहुत गलत थी। इस तरीके से विद आरसी लिखना गलत है। आज हम सर्वेयर विशेषज्ञ लोग हैं, ऐसा माना जाता है। और रैक रैक की डेफिनेशन समझनी चाहिए।
गाड़ी बेचना और कबाड़ बेचने में फ़र्क होता है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर्म 28, 29, 30 जो भी ब्लैंक हैं उस पे साइन करके देना बहुत गलत है। किसी भी फॉर्म को ब्लैंक पे सिग्नेचर करके नहीं दिया जाता है। और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस तो इसलिए कि वो रिपेयर करना ठीक नहीं है उस गाड़ी को, तो इसलिए उसको एक क्वालिफिकेशन है टोटल लॉस की। तो इसलिए उसके लिए शब्द है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। और अगर हम जनरल रेगुलेशन 8 या इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे तो दोनों के लिए रैक वैल्यू का एडजस्टमेंट के लिए लिखा हुआ है। और रैक वैल्यू मीन्स यानी कबाड़ वैल्यू। गाड़ी बेच के जो प्राप्त होती है वो गाड़ी सेल वैल्यू होती है, और जो कबाड़ बेच के होती है वो कबाड़ वैल्यू होती है। तो ये हम जो सर्वेयर हैं वो हमारा मेन उद्देश्य है बीमा धारक और बीमा कंपनी के जो बीच है, बीच की हम कड़ी हैं। और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नियम अनुसार रिकमेंडेशन करने की हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें वो पालन करना चाहिए, ना कि इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल्स के हम पपेट बन जाएं। और हमें बहुत हद तक लॉजिकल होना चाहिए। विद आरसी बेच रहे हैं तो हम के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं, यानी हम गाड़ी बेचने के लिए कह रहे हैं, फिर वो रैक कहाँ हो गया। हमें रैक की डेफिनेशन जाननी चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ेंगी तो बिल्कुल हमें रैक की डेफिनेशन मिलेगी। रैक बेचना, और अगर फॉर्म 28, 29, 30 पे सिग्नेचर करके बेच रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो टाइप ऑफ क्लेम है, दो तरीके के क्लेम है। पार्शियल लॉस क्लेम, दूसरा सीटीएल ऑब्लिक टीएल क्लेम है। पार्शियल लॉस को रिपेयर बेसिस पे सेटल किया जाता है। जो 75% ऑफ आईडीवी तक जो रिपेयर खर्च है वो पार्शियल लॉस क्लेम कहलाता है, इसे रिपेयर बेसिस पे सेटल किया जाता है। और जो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च है तो उसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम कहा जाता है, और जिसको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। और जो गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती, रिपेयर करने के लिए संभव ही नहीं है, या रिपेयर के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो वो टोटल लॉस क्लेम कहलाता है, और जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। तो दो टाइप के क्लेम हो गए, पार्शियल लॉस क्लेम, दूसरा सीटीएल ऑब्लिक टीएल क्लेम। और क्लेम सेटलमेंट करने के सिर्फ दो बेसिस हैं, या तो रिपेयर बेसिस या टोटल लॉस बेसिस। सीटीएल एक टाइप ऑफ क्लेम है, बेसिस नहीं है, बेसिस टोटल लॉस क्लेम है। तो मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, और मुझे जो ये इनके साथ निर्णय हुआ बहुत खुशी हुई। और मेरी भी भूमिका थी किसी को न्याय मिलने में, या हल्की सी भी भूमिका हो तो लगता है कि जीवन सफल हो रहा है। तो समाज के लिए उपयोगी बनकर जीवन जीना ही महत्वपूर्ण है। और मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ, अपने लिए तो सभी जीते हैं, ये समाज बेहतर कैसे बनेगा अगर हम लोग हमारे अगर हम लोग समाज में अपना योगदान नहीं देंगे बेहतरी के लिए, तो समाज तो फिर डाउन होता जाएगा। या जो उसमें विसंगतियाँ चल रही हैं उनको रोकने के लिए तो हमें प्रयास करना ही होगा। तो मैं तो अपनी भूमिका इसमें अदा कर रहा हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जो भी जिस भी फील्ड में है, वो भी अपनी अपनी भूमिका बेहतरी के लिए, समाज के लिए करे। और ख़ास तौर से अपने जो अप्रूव्ड सर्वेयर बंधु हैं उनसे तो मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि जिस लिए बीमा कानून में हमारी अप्रूव्ड सर्वेयर की भूमिका रखी गई है, हम उस संकल्पना सोच के अनुसार कार्य करने की कोशिश करें, जिससे हमारी भूमिका समाज के लिए बेहतर हो, और हम जो जिस आवश्यकता के लिए रखे गए हैं उसको पूरा कर सकें। तो अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।